नमस्कार, आपका स्वागत है आज के कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, अब धान की रुपाई का समय आने वाला है। आपको बता दें कि धान की लंबी व बौनी किस्मों की रुपाई 7 जुलाई तक करें। देर से रुपाई करने पर लंबी किस्मों को 15 गुणे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। धान में यदि जिंक यानी जस्ता तत्व की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर जिंक सल्फेट 0.5% यानी 400 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रति बीघे के हिसाब से छिड़काव करें। धान के खेत में पानी खड़ा रखें और मक्का और दलहन फसलों में अधिक पानी के निकास का उचित प्रबंध करें। किसान भाइयों, याद रखें, धान में रुपाई के 3 सप्ताह बाद यूरिया की दूसरी मात्रा का उपयोग करें। खाद डालने से पहले खेत से पानी जरूर निकाल दें। आपको ये बता दें कि धान में पत्ता लपेट कीट के अधिक प्रकोप होने पर फसल में 150 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 सीसी प्रति 60 लीटर पानी प्रति बीघा क्षेत्र के हिसाब से छिड़काव करें। तनाछेदक कीट के प्रकोप होने पर मिथाइल पैराथियान 50 सीसी का छिड़काव करें। अरहर कम सिंचाई वाले तथा बरानी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी फसल है। इसे मिश्रित फसल के रूप में किसी अन्य फसल के साथ बोकर अतिरिक्त लाभ भी लिया जा सकता है। दलहनी फसल होने के कारण ये भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। अरहर की जड़ें मिट्टी में काफी गहराई तक जाकर पोषक तत्व ग्रहण करती हैं, इसलिए गहरे अच्छे जल निकास वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। अरहर की बुआई के लिए वर्षा प्रारंभ होते ही जमीन को 3-4 बार हल से जोत लें। जुताई करते समय ये ध्यान रखें कि ढेले टूट जाएं, जिससे भूमि में ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो पाए। इसकी बुआई मई से प्रारंभ होकर अगस्त तक चलती है। ध्यान रखें, देर से बोई गई फसल हमेशा रोग व कीट से प्रभावित होती है, इसलिए सही समय पर ही अरहर की बुआई करें। वैसे आमतौर पर अरहर की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जून से जुलाई तक का होता है। दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने की मुहिम अब तेज हो गई है। इसके तहत अब पशुओं का हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। इस कार्ड के बनने के बाद पशुओं को सही समय पर टीके दिए जा सकेंगे। इस तरह से पशुओं को खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी बुखार, गलघोंटू, गर्भपात, थीनेरियोसिस, पीपीआर और तिल्ली जैसी कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा। हेल्थ कार्ड पर लिखा रहेगा कि जच्चा और बच्चा को कब कौन से टीके लगाने हैं। पूर्वी क्षेत्र के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूर्वी भारत के 16 करोड़ 5 लाख पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। प्रदेश की मंडियों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि 20 जून के बाद गेहूं की मांग बढ़ने के पक्के आसार बन गए हैं। सरकारी गेहूं की आमद भी खूब होने वाली है। हालांकि वर्तमान के गिरावट वाले भाव तो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन जुलाई माह गेहूं के लिए अच्छा बताया गया है। इस समय कृषि उपज मंडियों में गेहूं, चना, सोयाबीन की अवाक हो रही है। हालांकि भावों में गिरावट होने से किसानों का कृषि उपज बेचने का मन कम है। किसानों का अनुमान है कि अगर बारिश तेज हुई तो भावों में अप्रत्याशित तेजी होगी। यानी किसानों के अनुमान के मुताबिक जुलाई अगस्त में ही मंडियों का व्यापार अच्छा चलने की संभावना है। किसान भाइयों, आम और अमरूद दोनों ही फल खाने में बड़े मजेदार लगते हैं। साथ ही खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मिर्च और लहसुन भी काफी मददगार साबित होती है। इन सभी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के उद्यान विभाग ने खास योजना बनाई है। मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत ये योजना बनाई गई है, जिसमें मिर्च की खेती के लिए 50 हेक्टेयर व लहसुन की खेती के लिए 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रत्येक हेक्टेयर की लागत 25,000 रुपये है, जिसका 50% अनुदान बीज, जैव उर्वरक व रसायन आदि का व्यय उद्यान विभाग द्वारा दिया जाएगा। किसान भाइयों, आज पशुपालन ही कृषि का सहयोगी व्यवसाय है। जनसंख्या और बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में कृषि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक धंधों में पशुपालन ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें आज भी असीम संभावनाएं हैं। पशुपालन में भी मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के साथ साथ कम लागत में किया जा सकने वाला व कम समय में लाभ देने वाला एकमात्र व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती है। देश की अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को पूंजी शीघ्र व नियमित रूप से प्राप्त हो जाती है। मुर्गी से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा मनुष्य शरीर को सुपाच्य प्रोटीन देने का एक प्रमुख स्रोत है। मुर्गी के बीट का प्रयोग खाद के लिए किया जाता है।
करीब 40-50 मुर्गियों से प्राप्त बीट 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त रहती है। मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश काफी मात्रा में होता है। ये खाद खेती के लिए बहुत ही लाभकारी व उपजाऊ हैं। पिछले 20 वर्षों में मुर्गी पालन का काम छोटे दड़बे से शुरू होकर आज एक सुसंगठित उद्योग विशेष का रूप ले चुका है। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। मंडी भावों में सबसे पहले नजर सरसों के भावों पर। कासगंज की मंडी में सरसों 3040 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 3120 रुपये, जसवंत नगर में 3220 रुपये और इटावा में सरसों का औसत भाव 3160 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात चावल के भावों की करें तो कासगंज की मंडी में चावल 1925 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1940 रुपये और जसवंत नगर में 1950 रुपये प्रति कुंतल और इटावा में चावल का औसत भाव 1910 रुपये प्रति कुंतल देखा गया। गेहूं के औसत भावों की बात करें तो कासगंज की मंडी में गेहूं 1405 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1420 रुपये प्रति कुंतल, जसवंत नगर में 1415 रुपये और इटावा की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1440 रुपये प्रति कुंतल रहा। फलों में केले की औसत भावों को देखें तो कासगंज की मंडी में केला 1655 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1770 रुपये, जसवंत नगर में 1810 रुपये और इटावा की मंडी में केला 1760 रुपये प्रति कुंतल के औसत भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा इस दौरान बहुत हो रही है। तो एक समय था जब किसान जौ की, गेहूं की खेती कर रहा था। आज
आजकल फूलों में व्यावसायिक खेती की बात हो रही है, उसमें भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है क्या? देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने बागवानी फसलों की जो हमारी खेती बाड़ी की पुरानी परिकल्पना थी उसको एक नई सोच के तहत ये इस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई कि बागवानी फसलों का व्यावसायीकरण किया जाए, अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके और छोटी जोत के जो किसान हैं वो बेहतर तरीके से अपनी छोटी जोत से रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में फल, सब्जी, पुष्प, मसाले आदि का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में फूलों की खेती, जहां पर हम इस मौके पर खड़े हैं, ये फूलों की खेती का एक हमारा प्रगतिशील किसान हैं, ये बाराबंकी जनपद के। वर्ष 2009-10 में पहली बार हमने इनको लाभार्थी बनाया था और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है इस क्षेत्र में। सभी लोगों से मिलकर के इन्होंने लीडरशिप दी है और लोग भी ये फूलों की खेती कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं। अभी ये इनका तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है और इनको देख करके और लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा, फूलों की खेती के लिए भारत सरकार ने जो नॉर्म्स निर्धारित किए हैं उसके अंतर्गत 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। तो जरबेरा का कल्टीवेशन यहाँ पे हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि मौसमी सब्जियों का उत्पादन जैसे कैप्सिकम है या मिर्च है, उनका उत्पादन भी अगर किसान करते हैं तो उनके लिए उन पर भी अनुदान की सुविधा 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। और 1000 वर्ग मीटर पर जब ये लाभार्थी बने थे तब 935 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान की सुविधा थी, उस पर 50%। इसके अतिरिक्त जितना अगर इन्होंने 1000 वर्ग मीटर का बनाया तो 1000 वर्ग मीटर पे 500 वर्ग मीटर पर जो ये रोपण सामग्री है, जो ये पुष्प हैं, इन पुष्प की जो कॉस्ट है उस पर भी अनुदान की सुविधा उपलब्ध थी। और इनको प्रशिक्षित कराया गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत, दूसरे राज्य में भ्रमण भी कराया गया ताकि ये वहाँ पर देख करके सीख करके आएँ और समझें कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। और उसके बाद ये बहुत गुणी किसान हमारे निकले, इन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन किया है और इनकी देखा देखी बहुत सारे किसान कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत और किसान भाई जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये कि वो हमारे जो जिला उद्यान अधिकारी है उनसे संपर्क करें, उनसे जो कार्यक्रम वो करना चाहते हैं, कितनी खेती उनके पास है, क्या सुविधाएं उनके पास है। देखिए, बागवानी का जो किसान है उसके पास देखिए थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, नंबर एक बात, उसको नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को ग्राह्य करने के लिए उसको तत्पर होना चाहिए। दूसरी बात, इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट को करने की कुवत उस फार्मर के पास होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से 50% अनुदान की सुविधा देती है, बैंकों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन इन सबसे ऊपर आदमी जब ये सोचता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे फूलों की खेती करनी है, इनिशियल स्टेज पे मुझे 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो अगर ये चीज़ आदमी अपने अंदर मनोबल बना लेता है, तैयारी कर लेता है, तो इस तरह का कोई भी किसान है वो हमारे जिला उद्यान अधिकारी के पास आए, के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था कराएंगे। और जब वो लाभार्थी हमारे चयनित हो जाएंगे उनको दूसरे किसानों से उनका संपर्क कराते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे वो लाभार्थी बन करके हमारा लाभ उठा सकते हैं और निरंतर वो हमारी देखरेख में रहते हैं, उनको निरंतर हम प्रशिक्षण देते हैं। इसी का नतीजा है कि फूलों की खेती में जहाँ प्रदेश में पारंपरिक रूप से जो हमारे रिलीजियस सिटीज़ थे उनके आसपास ही फूलों की खेती हुआ करती थी, अब इसका व्यापक स्तर पर व्यावसायीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा ग्लेडलाई की बहुत ज़्यादा खेती होने लगी है, शहरों में बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट की शॉप देखने को मिलती हैं। पहले एक शहर में बमुश्किल तमाम 2 या 3 दुकानें हुआ करती थी जहाँ पे लोग फूल करने के जाया करते थे, या मंदिर या मस्जिद के आसपास कहीं पर फूल के वेंडर्स बैठे रहते थे जो फूलों को बेचते थे। आज आप शहरों में किसी भी गली में किसी भी शहर में चले जाइए, फूल आपके पास उपलब्ध है। हमारे प्रदेश में लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हो रही है और बड़े पैमाने पर लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। सर, जो 50% अनुदान 50% अनुदान जो दिया जाता है उसको क्या वापस देना भी होता है किसान को? नहीं, कोई वापस नहीं देना है, बैंक से उनको लोन लेना होता है। बैंक से लोन लेने पर जब हम उनको लाभार्थी चयन कर लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद वो अनुदान की धनराशि उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से जाती है। कोई चेक नहीं देना किसी को, कोई नगद धनराशि नहीं देनी, सीधे वो लाभ लेंगे और उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर, आपने बताया कि अभी प्रशिक्षण करवाते हैं, तो ये प्रशिक्षण कहाँ कहाँ होता है? प्रशिक्षण देखिए, हम पहली तो ये कि हमारे जो प्रदेश में 7 औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र हैं, तो विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों को इसलिए कि उनको अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, पास ही प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जाए,
तो उनको हम अपने औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित कराते हैं। फिर जो वो 2 दिन की ट्रेनिंग हमारी हुआ करती है, उसके बाद हम 6 दिन का उन फार्मर्स में से ही चयन करके जो अच्छे फार्मर हमारे होते हैं उनकी 6 दिन की ट्रेनिंग हम कराते हैं। वो 6 दिन की ट्रेनिंग HETC पर कराते हैं, NBRI में कराते हैं, और न केवल यहाँ पर बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी उनका भ्रमण करा करके जो प्रगतिशील किसान दूसरे प्रदेशों के भी हैं उनसे मिला करके उनको फार्मर टू फार्मर कनेक्शन करा करके उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। कई बार सर ऐसा देखा गया है, इसी में नहीं, कि लोगों ने पैसा तो ले लिया, काम नहीं किया, तो जो पैसा दिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? बहुत आपने सही सवाल किया है। देखिए, इसमें हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जिला अधिकारी हमारे जिला स्तर पर चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। उनकी अध्यक्षता में टेक्निकल कमेटी गठित होती है। वो कृषि विज्ञान केंद्र का एक वैज्ञानिक, हमारा जिला उद्यान अधिकारी और एक और अन्य पौध रक्षा अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी उसकी टीम में होते हैं। वो मौके पर जब लाभार्थी काम कर चुका होता है, वो देखते हैं कि मौके पर काम हुआ है कि नहीं है, उनकी गुणवत्ता का सत्यापन करते हैं, क्वालिटी का सत्यापन करते हैं। उसके उपरांत ही अनुदान की धनराशि संबंधित लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र होती है। सर, और किसान भाई इससे जुड़ना चाहें, उनसे आप किस तरह का अपील करना चाहिए? बिल्कुल, उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे किसान भाइयों, ये बहुत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ये सोच लीजिए कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में आप खड़े हो रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पैरों में मिट्टी नहीं चढ़ने वाली है। आपको बहुत एक ईश्वरीय आनंद आपको प्राप्त होगा जब आप किसी ग्रीन हाउस में जाकर के फूलों की खेती कर रहे होंगे, या मिर्च करेंगे, या कलर्ड रंगीन शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे होंगे, या खीरे का उत्पादन कर रहे होंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप किसी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। आत्मीय सुख आपको मिलने वाला है। आप आगे आइए, बहुत प्रयास करिए, बहुत सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप जो भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम बहुत आसानी से आपको अपना लाभार्थी बना सकते हैं, आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी आर्थिकी में सुधार कर सकते हैं। सर, नॉर्मल खेती करने में और ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में खेती करने में दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपने किया है। 5 गुना अधिक उत्पादन हो सकता है अगर आप कंट्रोल्ड कंडीशन में खेती कर रहे हैं। तो अगर पॉली हाउस में फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और ओपन में आप पॉल्यूशन, पहली बात तो ये है कि आप हर मौसम में फूलों की जैसे खेती, इस समय भी गर्मी आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर है बाहर, 46-47 टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में भी इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये केवल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की देन है। अगर आप खेत में इसका कल्टीवेशन, इस फूल का भी, जरबेरा का कल्टीवेशन करें, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस टेक्नोलॉजी का ही कमाल है और इसमें ये बात नहीं है, बहुत लाभप्रद है। आप अगर गेंदा की खेती आप अपने छोटे से एरिया में करते हैं तो उससे जितनी आमदनी होगी वो, उसमें बहुत लागत बहुत कम है, लेकिन इसमें थोड़ी इनिशियल स्टेज पे लागत ज़रूर ज़्यादा है पर बहुत अधिक आमदनी आपको इससे होने वाली है। तो इसीलिए जो किसान हिम्मत कर रहे हैं, इसमें आगे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ये मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद काम है। सर, ये ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में जो लोग खेती करना चाहते हैं, तो इसका चयन करने के पहले क्या क्या चीज़ें सोच लेनी चाहिए? किसान को देखिए, कोई भी अगर ये उद्यमी ये सोचता है कि ठीक है हमें फूलों की खेती करनी है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में करनी है, पहले तो सबसे पहली बात वो अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में इस बात को तय कर लें कि उनको इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाना है। उनके अंदर आत्मबल होना चाहिए। दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट बनाने में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनकी पूरी मदद करने वाला है। किसी जिला उद्यान अधिकारी के पास चले जाइए, मॉडल प्रोजेक्ट उनके पास अवेलेबल हैं, वो आपकी मदद करेंगे। बैंकों से आपको लोन की सुविधा दिलाने में मदद करेंगे। इरेक्शन, जब ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है उस समय भारत सरकार ने कंपनीज़ को एम्पैनल किया हुआ है। उनमें से किसान किसी भी कंपनी से अपना स्ट्रक्चर खड़ा करवा सकता है। हम लोग जो हमारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, हम केवल जो ये इस पर सामग्री लगी हुई है इसकी गुणवत्ता की जांच कराते हैं। वो उसके लिए भी हमने सीपेट एक संस्था है, उस सीपेट संस्था को हमने नामित किया हुआ है। तो ये सैंपल हैं, जैसे ये फिल्म है या इनका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वो जांच करते हैं। उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर मानकों के हिसाब से है, इसके मानक निर्धारित किए हुए हैं। उस मानक के हिसाब से जब वो हो जाता है उसके बाद अनुदान की सुविधा दे दी जाती है। इसमें कोई भी किसी भी स्तर पर कोई अड़चन नहीं है। कोई ये सोचे कि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार इसमें कितने अधिकारियों से मुझे मिलने पड़ेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रहिए, इसमें आपकी सारी मदद होने वाली है। कहीं आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। सर, अगर जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ कोई किसान जाता है, पॉली हाउस करना चाहता है, उसको अगर कुछ दिक्कत होती है तो कहाँ संपर्क करें?
अगर उसको किसी तरह की भी दिक्कत होती है, किसी किसान को एंटरप्रेन्योर आया, जिला उद्यान अधिकारी, बाय द वे ऐसा अमूमन संभव नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं अगर किसी किसान की कोई समस्या भी है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यालय पर मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं, 9451062169, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। एक चिट्ठी, एक पोस्टकार्ड आप मेरे नाम भेज दीजिए। हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके गांव में बहुत आसानी से आपको हमारा जो क्षेत्रीय अधिकारी वो आपको मिले और आपकी मदद करे। निश्चित रूप से हम इसको संकल्पित हैं इस बात के लिए कि आपकी हर लेवल पे मदद की जाएगी। सर, आपने यहाँ आके इतना बहुमूल्य समय लगा के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि जरूर वो इससे लाभ उठाएंगे और आपको सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम ये भी महोदय आपसे बताना चाहेंगे, हमने पिछले साल 1,35,000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर स्वीकृत किए हैं। बहुत तेज़ी से लोग इसमें अब आगे आ रहे हैं, बड़े किसान भी, छोटे किसान भी जो करना चाहते हैं वो सब आगे आ रहे हैं और पिछले साल ही 27,000 वर्ग मीटर में लग चुके हैं जिनको हमने अनुदान की धनराशि दी है। तो आप समझ सकते हैं ये टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे आ रही है और बहुत इलीट किस्म के फ्लावर्स, जो फूल जो अभी तक देखे नहीं जाते थे वो इन स्ट्रक्चर में पैदा हो रहे हैं। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और लोग समझ रहे हैं इसका व्यावसायिक महत्व समझ रहे हैं। इसलिए हम सब का स्वागत करते हैं और आपके इस प्रयास के लिए कि आपने अपना समय दिया, दूरदर्शन ने यहाँ पर किसान के घर आकर के ये टेक्नोलॉजी को अन्य किसानों को अभी प्रेरण के उद्देश्य से रिकॉर्डिंग की, हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किसान भाई अक्सर जानता है कि हम कितना पैसा लगाएंगे या कितना मेहनत करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। देखिए, हम इसमें बताएं, अब इस साल से भारत सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने ये तय किया है कि 500 वर्ग मीटर के ग्रीन हाउस पर भी हम अनुदान देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 500 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस, लगभग इसकी कॉस्ट आएगी 5 लाख और प्लांटिंग मटेरियल को मिला करके 1 लाख और मान लीजिए तो 6 लाख का होगा। बैंक से लोन आपको मिलने वाला है, इसकी आधी धनराशि आपको अनुदान के रूप में मिल जाएगी और इससे ये निश्चित मानिए अगर ठीक से चल रहा है 2 साल में इसका 5 लाख 6 लाख आपने जो लगाया वो बराबर होने वाला है और उससे आगे आने वाले सालों में आपसे निरंतर आपको लाभ होने वाला है। हमारे जो किसान हैं ये आपको बताएंगे कि कितना प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। तो ये बहुत बहुत लाभप्रद कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई ये सोचे कि इसमें नुकसान हो सकता है। ये बात ज़रूर है, टेक्नोलॉजी है, हर टेक्नोलॉजी के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ टेक्नोलॉजी है। इससे उत्पादन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, हमारे प्रदेश में भी हो रहा है। सर, विपणन की कोई व्यवस्था जिससे किसान भाई निश्चिंत हो जाएं? अभी देखिए, विपणन के बारे में अभी जहाँ पर भी इस तरह का काम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लोग अपना सामान स्थानीय बाज़ार, आसपास के जो कमिश्नरी है वहाँ पर और दिल्ली में इसको अपने भेज रहे हैं और अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन निश्चित समय आने वाले समय में जब बहुत ज़्यादा उत्पादन शुरू हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें आगे आएंगे तो विपणन की व्यवस्था पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।